शिवाचल सिंह। आज हम एक गंभीर स्वास्थ्य विषय एनीमिया पर बात करने के लिए हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शुभम आत्रे सर। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। मैं अपने व्यूवर को डॉक्टर शुभम आत्रे सर से परिचय कराता हूँ। ये एमबीबीएस डीएनबी मेडिसिन है, योगीराज हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट अपनी सेवा। सर, आज हम कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं। क्या सर हम हमारे दर्शकों को, व्यूवर्स को आप बता सकते हैं कि एनीमिया क्या है? हाँ, तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन पर्याप्त रूप से कम हो जाता है। तो इस वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता कम हो जाती है। ओके ओके। सर, क्या हम हमारे दर्शकों को और इसको विस्तार से थोड़ा समझा सकते हैं? क्या मैं ही समझ नहीं पाया कि लाल रक्त कोशिका क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप मेरे को ना सर एक बार खून का वो पूरा खून किससे बनता है, एक्चुअल खून जो लाल है वो कैसे है, उसका पूरा वो बता दीजिए सर एक बार। बिल्कुल श्योर सर। जी सर। तो ऐसा है कि जो अपना खून है उसमें 70% पानी रहता है और जो प्लाज्मा में रहता है। तो खून अपना प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना हुआ रहता है। तो ब्लड सेल में 3 मेन ब्लड सेल्स रहते हैं। एक हो गया लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा सफेद रक्त कोशिकाएं और तीसरा प्लेटलेट। तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन रहता है और हीमोग्लोबिन को अटैच हुआ ऑक्सीजन रहता है, वो अपने शरीर को पूरे अंगों में पहुंचाता है। दूसरा सफेद रक्त कोशिकाएं जो है वो अपने बॉडी में प्रतिकार शक्ति जैसे काम करता है। जो भी कुछ इन्फेक्शन होता है उसको फाइट करने में काम में आता है। और जो प्लेटलेट्स रहते हैं, कभी रक्तस्राव होने से बचने के लिए प्लेटलेट्स काम में आते हैं। अच्छा, मतलब वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ले जाता है उसकी ही कमी हो जाती है, वही एनीमिया है। जी जी। बहुत बहुत थैंक यू सर। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एनीमिया का खतरा कौन से एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा होता है? तो एनीमिया जो है वो छोटे बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो छोटे बच्चे खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो उनमें आयरन की कमी, विटामिन की कमी होने के कारण एनीमिया दिख सकता है। अच्छा। या फिर जो ज़्यादातर मासिक धर्म वाली जो लड़कियां, किशोर लड़कियां रहती हैं, उनमें बहुत रक्तस्राव होने से एनीमिया हो सकता है। और जो प्रसूति या फिर प्रसवोत्तर जो महिलाएं रहती हैं उनमें एनीमिया का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा बूढ़े लोग जो रहते हैं उसमें किसी चीज़ का पुरानी बीमारियां रहेंगी, जैसे किडनी के प्रॉब्लम्स, लिवर के प्रॉब्लम्स, इस वजह से एनीमिया हो सकता है। और ये सब ग्रुप में एनीमिया ज़्यादातर पाया जा सकता है। बहुत अच्छे से बताया सर, थैंक यू। एनीमिया किस एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है? अच्छा सर, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि एनीमिया इतना चिंता का विषय क्यों है कि किसी को एनीमिया हो जाए तो मतलब ये इतना प्रॉब्लमेटिक है कि एनीमिया इतना बड़ा चिंता का विषय एनीमिया क्यों है सर? बच्चों में ज़्यादातर अगर एनीमिया होता है तो उनका शारीरिक विकास एकदम देरी से होने लगता है। उनके स्कूल के प्रदर्शन में रुकावट आती है, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते किसी चीज़ों में। बड़ों में वो अपने व्यवहार संबंधी या फिर सामाजिक संबंधी फैमिली की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें। और गर्भवती महिलाओं में अगर खून की कमी होती है तो बच्चे का वजन कम हो सकता है या फिर बच्चे और माता का मृत्यु हो सकता है। इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है। बेस्ट ऑब्जर्वेशन सर। मुझे एनीमिया के बारे में इतना सुन के और अधिक जानने की जिज्ञासा हो रही है। शायद हमारे दर्शकों को भी और अधिक जानने की जिज्ञासा हो एनीमिया के बारे में। सर, ये बताइए हमको कि इसका कारण क्या है किसी व्यक्ति को एनीमिया होने का? लोग कैसे जागरूक हों, किस कारण से हो जाता है एनीमिया? एनीमिया के होने के कुछ कारण बता दीजिए सर हमको। तो एनीमिया का कारण जानने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाल रक्त कोशिकाएं कैसे बनती है। तो लाल रक्त कोशिकाएं अपने शरीर के जो बड़े बोन्स रहते हैं उसके बोन मारो के अंदर बनता है। उसके लिए आयरन, विटामिन, हार्मोन जैसे कि थायराइड हार्मोन, इसकी जरूरत पड़ती है। समझ लो इनमें से कुछ भी चीजें कम रहती है तो खून का उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। तो आयरन की कमी, सबसे ज्यादा लोगों में आयरन की कमी पाई जाती है एनीमिया में। दूसरा चीज, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा हो, जैसे किसी को पाइल्स की तकलीफ है और उसमें बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो हो सकता है। किसी एक्सीडेंट के बाद अगर बहुत ज्यादा रक्तस्राव भारी मात्रा में हुआ तो एनीमिया हो जाएगा। डिलीवरी के दौरान अगर प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ
तो एनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसका दूसरा कारण देखा जाए तो अगर जो पुरानी बीमारियां रहती है बहुत दिन से है, जैसे किडनी के प्रॉब्लम, क्रोनिक किडनी डिसीज, या फिर जो बहुत ड्रिंक करते हैं उसमें लिवर खराब हो जाना, अगर ऐसा होता है तो लिवर डैमेज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना खून बनाने में मदद करता है। तो अगर ये इनका प्रॉब्लम, इनकी बीमारियां रहेगी तो खून कम बनेगा। तीसरा चीज़ ऐसा है कि जो भी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का चेंज हो जाना, जैसे कुछ अनुवंशिक बीमारियां हैं, उसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, या फिर हीमोग्लोबिन के जीन में कुछ वेरिएंट आ गया, उसके एंजाइम में कुछ गड़बड़ हो गई, तो जो लाल रक्त कोशिकाएं रहती है उनका आकार बदल जाता है और वो उनका ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचा पाते सारे अंगों में, तो इस वजह से एनीमिया हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पैरासाइट का संक्रमण हो जाए, परजीवी का संक्रमण हो जाए, तो वो अपन जो भी खाना खाते हैं आयरन वो यूज अप कर लेते हैं और उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। कभी कभी कोई ड्रग्स जो रहते हैं या फिर दवाई है, उनके प्रादुर्भाव या साइड इफेक्ट की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अच्छा जी, ये सब कारण है एनीमिया होने के। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए हमने एनीमिया क्या है, इसके कारण, लक्षण, इन सब बातों पर तो चर्चा कर ही लिए। सर इसके निदान के बारे में थोड़ा हमको बता दीजिए कि मॉडर्न मेडिसिन में कौन कौन से ऐसे उपाय हैं या विकल्प हैं जिससे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी जी जी, तो एनीमिया के लक्षण और आपको कारण तो मैंने बता दिया है। अगर इसमें से कुछ भी कारण आपको दिख जाते हैं तो आप आपके डॉक्टर को मिलेंगे, आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसमें अपने को हीमोग्लोबिन की मात्रा और लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा पता चल सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया उसके कम हो जाने से एनीमिया होता है। तो दूसरा चीज़ हो सकता है कि आयरन का टेस्ट करने के लिए आयरन प्रोफाइल कर सकते हैं, उसमें अपने को बॉडी में आयरन की मात्रा कितनी है वो जान सकते हैं। जैसे मैंने कारण बताया था हिमोरॉइड्स और संडास में खून जाना, इसके लिए अपन स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं। और जो अनुवांशिक बीमारियां हैं जैसे सिकल सेल, थैलेसीमिया, इसके लिए सिकलिंग, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब जांचें आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, तो आपको ये सब करवाना है। सर आपने इसके एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत अच्छा बताया आपने, क्या क्या हमको टेस्ट कराने चाहिए। एक और क्वेश्चन है सर कि ट्रीटमेंट कराने से पहले जैसे हमको लक्षण पता चल गए, जैसे आपने बताया कि ये लक्षण हो सकते हैं, तो हम कौन सी ऐसी जीवन शैली अपनाएं, क्या आपने दिनचर्या में ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिससे एनीमिया को आने से पहले ही रोका जा सके। जी शिवर सर, तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप उनके सलाह से ही वो चीज़ें करें, और जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं वो डॉक्टर की सलाह से ही है। लेकिन मैं आपको एनीमिया को रोकने के लिए क्या आहार और क्या जीवन शैली अपनाना चाहिए, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो एनीमिया को रोकने के लिए आपने आयरन युक्त पदार्थ का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हरी सब्जियां हो गई, बीटरूट हो गया, फल्ली के दाने, या फिर गुड़ हो गया। ठीक है, या फिर विटामिन से भरपूर चीज़ें और उसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इसका खाने में सेवन करना चाहिए। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जिनका सेवन करने से आयरन का एब्जॉर्प्शन ना शरीर में कम हो जाता है। जैसे कि खाना खाने के बाद समझ लो अपन ने कॉफ़ी, चाय और कैल्शियम की गोली वगैरह खा ली, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आयरन का गोली और कैल्शियम का गोली में कम से कम 2-3 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, और आपको खाना खाने में रेड मीट, मुर्गी, मच्छी, ये सब खा सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है ये सब चीज़ें खा सकते हैं। ओके, आपने बहुत अच्छे से बताया सर कि कैल्शियम और आयरन की गोली में कुछ घंटे का वो होना, गैप होना चाहिए करके। बहुत बहुत सर आपने दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव करने चाहिए बताया आपने। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ सर कि दैनिक जीवन को एनीमिया कैसे प्रभावित करता है, किसी भी व्यक्ति का दैनिक जीवन एनीमिया हो जाने के बाद किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो एनीमिया के बाद ना लोगों का प्रोडक्टिविटी, काम करने का ढंग ये कम हो जाता है, जैसे चिड़चिड़ की वजह से, या फिर काम में ध्यान न लगने इस वजह से।
सर आपने दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव करने चाहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सर इस यूपी हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे फिर से निश्चित हमारी मुलाकात होगी, ऐसा हम चाहते हैं आप फिर से यहाँ आएँ। और मैं हमारे हॉस्पिटल योगीराज हॉस्पिटल के एडमिन डॉक्टर विशाल कामदार सर को बुलाऊंगा कि एक गुलाब का पौधा सर को भेंट करें। सर आपको शुक्रिया शिवचंद, शुक्रिया विशाल सर, आपने मुझे चांस दिया बोलने के लिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बार प्लीज आइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही निरंतर सेवा हमारे युवराज हॉस्पिटल में दे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। फिर से मिलते हैं आज हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन के इस पहले एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से किसी नए हेल्थ इश्यूज के बारे में हम फिर से डॉक्टर से चर्चा करते हुए आप लोगों को मिलेंगे। प्लीज़ एनीमिया की इस जानकारी को आप बहुत से लोगों तक साझा करें और सर ने जैसे अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव के लिए बताया वो एकदम फॉलो ही करें, क्योंकि रामटेक के आसपास और इस क्षेत्र में एनीमिया के बहुत सारे प्रकरण योगीराज हॉस्पिटल में बहुत दिनों से पिछले कुछ समय से आ ही रहे हैं। तो सर ने जितने भी सुझाव दिए उनमें से कुछ को फॉलो करेंगे, अपनी जीवन शैली में कुछ सुधार करेंगे तो बिल्कुल भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।